यूक्रेन रशिया वॉर बहुत ही लंबे समय से हमारे चैनल पर एक वीडियो ड्यू थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, बट शायद हम समय के उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम ठीक से असेस कर सकते हैं कि ये वॉर किस तरफ जा रहा है, किससे इसे फायदा हो रहा है और कैसे इस वॉर ने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया। हेलो राइडन फैमिली, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे इस वॉर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। President Putin has announced a partial military mobilization to help fight the war in Ukraine. अगर इस वॉर को समझना है तो जाना होगा इतिहास में, इसलिए बात करते हैं अब साल 1991 की। 26 दिसंबर को सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और जो प्री सोवियत यूनियन कंट्रीज थी वो सब इंडिपेंडेंट हो गई और उनमें से रशिया और यूक्रेन भी थी। लेकिन जो रशिया थी वो सबसे बड़ी कंट्री थी और सबसे सिग्निफिकेंट भी थी। इसी के साथ जो मिखाइल गोर्बाचोव थे उनको सक्सीड किया बोरिस जॉनसन ने, जो रशिया के प्रेसिडेंट बने, और 1999 में उन्होंने रिजाइन किया और व्लादिमीर पुतिन बने रशिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और सही मायने में वो लेकर आए रशिया की इकोनॉमी को सही ट्रैक पर, और इसके साथ साथ उनके एम्बिशंस थे रशिया की फॉर्मर ग्लोरी को वापस लाने के। Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. लेकिन उसके कॉन्ट्ररी 1991 से नेटो ने काम करना शुरू करा। उन सारी कंट्रीज को जो पहले वॉरसॉ की मेंबर्स थी उनको नेटो में शामिल करना शुरू करा। और लिस्ट है ये उन कंट्रीज की जो 1991 के बाद नेटो की मेंबर्स बनी। और अगर आप इस मैप को जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गौर से देखेंगे तो ज्यादातर कंट्रीज वो हैं जो रशिया की नेबर्स हैं, जिसने रशिया को काफी ज्यादा इन्फ्यूरिएट किया। अब कहानी को थोड़ा सा करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अगर आप पिछले 6 साल की हिस्ट्री देखेंगे यूक्रेन की, तो आपको दिखेगा कि जो यूक्रेन की पॉलिसीज हैं वो काफी ज्यादा वेस्ट लीनिंग होती जा रही थी और जिसने बहुत ही ज्यादा फ्यूरिएट किया रशिया को। और जो करंट प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने खास तौर पे ऐसे स्टांस लिए जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा प्रो वेस्टर्न कंट्रीज थे, और यहां तक कि उन्होंने अप्लाई कर दिया यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए और नेटो की मेंबरशिप के लिए भी। और इस समय ये ऑपरेशन है अपने 7th मंथ में, जहां पे रशिया ने काफी सारी टेरिटरी जो है यूक्रेन की उसे कैप्चर कर लिया है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके बदले में रशिया ने क्या क्या झेला और उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने क्या क्या किया। जब ये फरवरी के अंदर वॉर शुरू हुआ तो पूरे वेस्ट ने, अमेरिका ने रशिया के ऊपर लगाने शुरू किए सैंक्शंस, और शुरू में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी और रशिया को किया गया इकोनॉमिकली आइसोलेट। इसके साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज रशिया छोड़कर जाने लगी। 300 बिलियन से भी ज्यादा की जो एसेट्स थी रशिया की ओवरसीज वो फ्रीज हो गई। रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया। ये काफी कुछ है किसी भी कंट्री को आइसोलेट करने के लिए ताकि वो गिव अप कर दे उस वॉर में जो उसने स्टार्ट किया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने खेला गेम ऑफ थ्रोन्स और उन्होंने इस पूरे गेम को पलट के रख दिया। कैसे? सबसे पहले उन्होंने जो वो गैस सप्लाई करते हैं पूरे यूरोप को नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू, उसके अंदर उसे कट करना शुरू कर दिया। यानी कि जो गैस की सप्लाई होती थी उसे धीरे धीरे इतना कम कर दिया कि 80% तक कटौती कर दी है रशिया ने गैस की। अब ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी ये रशिया से आती है जर्मनी, और जर्मनी की 49% जो एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं इस पाइपलाइन से, और फिर जर्मनी से होते हुए ये पाइपलाइन प्रोवाइड करती है गैस 28 यूरोपियन कंट्रीज को। एंड नाउ द विंटर इज कमिंग। Winter is coming. अब क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं तो इस वजह से जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और सप्लाई है बेहद कम। इसके साथ साथ जब रूबल वीक हुआ तो पुतिन ने गैस को बेचा ज्यादा दाम पर। $50 बिलियन का ट्रेड करता था रशिया हर साल यूरोपियन यूनियन से गैस के लिए। अब उन्होंने $90 बिलियन का ट्रेड किया और गैस दी पिछले साल से भी कम। चलिए, ये तो हुआ एनर्जी क्राइसिस। अब आते हैं फूड क्राइसिस के बारे में और इन्फ्लेशन के ऊपर।
दुनिया का 30% जो वीट है वो आता है रशिया और यूक्रेन से। जैसे कि आपको पता है ब्लैक सी के अंदर रशिया की फ्लीट है और कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से वीट का यूक्रेन और रशिया से। इसकी वजह से स्कार्सिटी है पूरी दुनिया के अंदर वीट की, और जिसको पूरा कर रही है इंडिया जैसी कंट्रीज। लेकिन इस डिमांड के चलते हुए बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड यूके के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 142% हो चुका है और पूरे यूरोपियन यूनियन में 144%। और रुकिए, सिर्फ वीट और गैस नहीं, इसके साथ साथ सनफ्लावर ऑयल, दुनिया का 80% सनफ्लावर ऑयल आता है यूक्रेन और रशिया से, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है ग्लोबल मार्केट में। और इसके साथ साथ 20% कॉर्न, जो वर्ल्ड का 20% कॉर्न है वो आता है इस रीजन से। इसके साथ साथ कोल, रशिया दुनिया को एक्सपोर्ट करता है कोल, और उसने उसकी सप्लाई जो है वो कर दी है कम सैंक्शन के बाद, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो दुनिया में अचानक से बढ़ गई है। तो अगर आपको ये लगता है आप अपने घर में बैठे हैं रशिया और यूक्रेन से काफ़ी दूर और ये वॉर आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे, तो ज़रा अपने ग्रॉसरी बिल के अंदर अपने सनफ्लावर ऑयल के प्राइजेस चेक करिए पिछले 2 साल के अंदर, और आपको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। अब तक शायद आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में सिर्फ रशिया है जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 और कंट्री हैं, नॉर्वे, कतर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इनके पास भी गैस के बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, लेकिन ग्लोबल सप्लाई इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये कंट्रीज भी इसके ऊपर कैपिटलाइज कर रही हैं और सप्लाई को नहीं बढ़ा रही हैं, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मनी। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सऊदी अरेबिया। पिछले साल दुनिया के अंदर जो ऑयल का प्राइस था वो था $60 पर बैरल, और इस टाइम वो है $100 पर बैरल से ऊपर। अकेले सऊदी अरेबिया इतना ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है कि इस ऑयल के प्राइसेस को $60 पर बैरल से नीचे भी ला सकता है, लेकिन because they also want to earn money, because the prices are high, they are not increasing their production. और दुनिया में अपने आप को चौकीदार समझने वाले अंकल सैम यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत ही सारी इंडस्ट्रीज हैं जो नीचे जा रही हैं, लेकिन जो डिफेंस फर्म्स हैं और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके शेयर्स आर सोरिंग। इसीलिए दुनिया के अंदर जब भी कहीं वॉर होता है तो जो डिफेंस फर्म्स होती हैं वो कमाती हैं पैसा इन अबंडेंस, और यही हो रहा है अमेरिका के अंदर। और जब वॉर होता है तो उसमें हारते हैं आपके और मेरे जैसे आम लोग, ना ही कभी पॉलिटिशियंस हारते हैं और ना ही कभी कंपनीज हारती हैं। और अगर लेटेस्ट अपडेट्स की बात की जाए तो अमेरिका ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देने शुरू कर दिए हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो चुका है रशियन मिलिट्री को, और उन्होंने हाल ही में 56 से ज़्यादा कर्नल रैंक्स के अपने आर्मी ऑफिसर्स को खोया है। और इसने और भी ज़्यादा इंस्टिगेट कर दिया है पुतिन को, और उन्होंने अपने 3 लाख से भी ज़्यादा रिजर्व आर्मी पर्सनल को बुला लिया है फॉर द काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स। इसके साथ साथ उन्होंने बैन लगा दिया है 18 साल से 65 साल के उम्र के जो रशियन मैन हैं उनको कंट्री से फ्लाई आउट करने के लिए। आपको एक विजुअल दिखेंगे अपने स्क्रीन पे जहां पे एक फोटो है, ये बताती है कि कैसे रशिया से बाहर जाने वाली हर फ्लाइट सोल्ड आउट हो चुकी है और सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ रशिया से बाहर जा रही हैं एंड नोबडी इज कमिंग इन। ये वॉर एस्केलेट हो सकता है, ये नजर आता है पुतिन की धमकियों से, और उनमें से जो सबसे बड़ी धमकी है वो है न्यूक्लियर वॉर ब्रेकआउट होने की, जहां पर उन्होंने क्लियरली वेस्ट को बोल दिया है, डू नॉट टेस्ट आवर पेशेंस एंड डू नॉट टेस्ट आवर रिजॉल्व एंड वी कैन वेरी वेल यूज आवर न्यूक्लियर वेपन्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि वॉर से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, वॉर सिर्फ तब शुरू होते हैं जब लोग नेगोशिएशन टेबल पर फेल हो जाते हैं, और इस वॉर का हर्जाना भुगत रहे हैं आम लोग, रशिया के, यूक्रेन के और आपके और मेरे जैसे, जो शायद डायरेक्टली इंपैक्टेड तो नहीं है इस वॉर से, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ही बुरी तरह इंपैक्टेड हैं। और कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी ज़रूर दीजिए हमें, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। दिस इज़ अभिनव शर्मा साइनिंग ऑफ।